अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था, मैटर देख लिया था, ठीक है, मैटर के स्टेट देख लिए थे, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी देख ली थी हम लोगों ने, फिर ब्राउनियन मोशन देख लिया था हम लोगों ने, ठीक है, जो जिगजैग पाथ ट्रेवल करता है पार्टिकल, है ना, उसी को कहते हैं। उसके बाद और हमने क्या देखा था इसमें, डिफ्यूजन देख लिया था, इवापोरेशन देख लिया था, सब्लिमेशन देख लिया था, कंडेंसेशन देख लिया था, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस पे क्या क्या पड़ता है ना, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लिक्विड सॉलिड पे जो है क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, अगर किसी सॉलिड का टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसके पार्टिकल में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब वो इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स हैं इसके, ये सॉलिड है, यहाँ मॉलिक्यूल इसके एकदम पास पास रहते हैं, ठीक है। जब हमने इसको हीट किया, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये क्या करेगा कि इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा मॉलिक्यूल्स का। जब मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोला विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें है उससे वो छुटकारा पा जाएगा, है ना। ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, उससे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे छुटकारा पा जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये क्या होगा, मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। ये सॉलिड है, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं या जो ये पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको कम कर देगा, ठीक है। और जैसे वो कम करेगा मॉलिक्यूल क्या होगा, दूर दूर भागने लगेंगे, है ना। तो जब दूर दूर भागने लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसमें सबसे ज्यादा जो है क्या होता है, पार्टिकल पास पास रहते हैं, सॉलिड में थोड़ा, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर और गैस में बहुत ज्यादा दूर दूर। तो जब लिक्विड में चेंज होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर थोड़ा थोड़ा जाएंगे, है ना। यानी जो पार्टिकल्स इसमें है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल जो दूर दूर जाएंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि ड्यू टू व्हिच सॉलिड मेल्ट्स, सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट होगा, ठीक है, एंड कन्वर्टेड टू अ लिक्विड, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है। भाई मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, तो द टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो वह टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो क्या होता है, मेल्ट होता है, उस जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होता है क्या, लिक्विड बनने के लिए, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है बॉयल होना स्टार्ट होता है, बॉयल होना स्टार्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूजन, फ्यूजन किसे कहते हैं, तो एकदम सिंपल सा है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। यानी सॉलिड से जो लिक्विड में चेंज हो रहा है, मेल्ट होके, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। यानी कि जो सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन रहा है ना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन। यानी कि ये सॉलिड स्टेट से उसका स्टेट लिक्विड में बदल जा रहा है, ठीक है, उसी स्टेट को हम कहेंगे फ्यूजन। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछा जाए, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कई बार पूछ देता है एक नंबर में, तो यहाँ लिख लीजिएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, ये होता है 273.16 केल्विन, ठीक है, 273.16 केल्विन। ये किसका है, आइस का है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। देखिए अभी तक हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में देखा कि कैसे सॉलिड जो है मेल्ट होता है लिक्विड में, ठीक है, मतलब उसको हीट करते हैं तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में कम होता है, फिर वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उसके बाद फ्यूजन। अब हम लोग इसमें देखेंगे लैटेंट हीट। उसके बाद लैटेंट हीट के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये पहला लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि लैटेंट हीट बताइए और इसके टाइप्स बताइए, ठीक है। तो लैटेंट हीट और इसके दो टाइप्स होते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैं पहले से लिख देता हूँ इसके लिए ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है।
ताकि लिखने में ज्यादा टाइम लगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं लेटेंट हीट क्या होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि द हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। बोल रहा है कि वह मतलब वह हीट एनर्जी, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, जो सप्लाई की जाती है, जो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, एक फिजिकल स्टेट, किसी भी फिजिकल स्टेट जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, ये सारे क्या है, फिजिकल स्टेट है। ठीक है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, किसी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, उसके बाद इसका एक टाइप होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो फ्यूजन हमने बताया था कि फ्यूजन क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है उसी को कहते हैं फ्यूजन। तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। मतलब 1 किलो अगर सॉलिड है और उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसका मेल्टिंग पॉइंट जब स्टार्ट होगा, ठीक है, उस पे जो है 1 kg सॉलिड जब लिक्विड में चेंज हो रहा है और जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी हीट एनर्जी को क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, कि मतलब वह एनर्जी, वह हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, और दूसरा सेम इसी तरीके से हम लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। इसमें हमने देखा सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा था, और वेपराइजेशन में क्या होगा, वेपराइजेशन क्या होता है, ये इवेपोरेशन ही होता है एक तरह से। ठीक है, यानी ये वेपर में चेंज हो रहा है। हमने जो इवेपोरेशन पढ़ा था, तो इवेपोरेशन लिक्विड को जो है किसमें, गैस में चेंज होता है। ठीक है, और वेपर को अगर देखेंगे तो डायरेक्टली मान लीजिए कि ये पानी का एक एग्जांपल ले लिया जाए, तो ये भी क्या होता है, वेपर में चेंज होता है। वेपराइजेशन मतलब वेपर में चेंज होना, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इवेपोरेशन का ये नाम है। ठीक, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये किसमें होगा, हमें जब लिक्विड से गैस में चेंज होगा उसमें। तो वह एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड। यहाँ पे क्या था, 1 kg ऑफ सॉलिड था, 1 kg ऑफ लिक्विड किसमें चेंज हो रहा है, गैस में। 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसमें मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट। भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं ना होगा, ये ऑलरेडी मेल्टेड है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसको क्या कहेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये लेटेंट हीट हो गया, इसके दो टाइप्स हो गए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये डिफिनेशन याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अब हम देखेंगे इसमें फ्रीजिंग पॉइंट, एक चीज नहीं देख रहे थे, इसको देख लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं किसको। फ्रीज से क्या समझ में आता है कि कुछ जमे, है ना, फ्रीज मतलब जमना होता है। ठीक, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो वह टेम्परेचर जिसपे एक लिक्विड जो है जब सॉलिड बनता है उस टेम्परेचर को कहेंगे, उस पॉइंट को, उसी पॉइंट को कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड। मतलब कि जैसे मान लीजिए पानी है, ठीक है, वो लिक्विड है और वो उस टेम्परेचर पे जब वो बर्फ बनेगा, ठीक है, तो क्या करें, उसको फ्रीज करते हैं ना। तो जब वो फ्रीज होगा तो जिस टेम्परेचर पे वो बर्फ जमेगा, ठीक है, तो उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू अ सॉलिड, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, अभी हमने इवेपोरेशन देखा था। इवेपोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर या लिक्विड इनटू गैस कह सकते हैं, उसी को कहेंगे इवेपोरेशन। यानी कि जो पानी है या लिक्विड है उससे जो गैस बन जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन हमने देख लिया था, उसके बाद उसमें हमने देखना था फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, जो इसको प्रभावित करती हैं। ठीक है, कि जैसे इवेपोरेशन घटेगा कि बढ़ेगा, कैसे घटाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, है ना। जैसे कि हम अपने नॉर्मल दिनों में देखते हैं
जैसे गर्मी के दिनों में क्या करते हैं कि कपड़ा ले जाके आराम में डालते हैं तो ऊपर सूख जाता है छत पे, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी एयर में कम होती है, ठीक है। धूप बहुत तेज लगता है तो जल्दी सूख जाता है, और ठंडी में उतना तेज नहीं सूखता है। तो ये सारे क्या होता है, मान लो हम लोग कपड़ा धूप में डालना तो क्या इवापोरेट होकर तो सूखता है, उसमें जो पानी रहता है वो क्या होता है, हीट जब पाता है तो इवापोरेट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो सारी चीजें देखेंगे कि कब कपड़ा जल्दी सूखता है, कब कम सूखता है। मतलब कि जैसे मतलब थोड़ा गीला कपड़ा रहता है तो हम लोग हमारी बॉडी के मतलब जो अंदर हीट है तो उससे भी सूख जाता है। तो हम लोग चलते हैं तो बाहरी हीट जो पड़ता है और फिर जो एयर वगैरह नहीं होता है, जैसे मान लो हम लोग चल रहे हवा लग रहा है, ठीक है, तो जब हवा लगेगा उससे सूख जाता है। जैसे हमारा कपड़ा जब ऊपर डालते तो नहीं सूखता है तो क्या करते हैं हम, भाई लाके रूम में पंखा चालू करके रख देते हैं कि सूख जाए, है ना। तो क्या होता है, विंड स्पीड वहां पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट है व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीजेस इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। तो जब सरफेस एरिया हम बढ़ाएंगे तो बोल रहा है कि इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो कैसे बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए कपड़ा ही धुल के हम लोग ऐसे रख दिया जाए इकट्ठा करके तो क्या होगा, जल्दी सूखेगा नहीं सूखेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी को हम लोग फैला दें, समझ लो उसका एरिया बढ़ा दे रहा है ना, तो क्या होगा, वो जल्दी सूख जाएगा, इवेपोरेशन बढ़ गया वहां पे, ठीक है। जो वहां से जो वाटर है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया, वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो जब वहां से पानी चला गया कपड़ा सूख गया, है ना। तो इवेपोरेशन का एग्जांपल है ना, कपड़ा धुल के हम लोग डालते हैं सूखने के लिए, वो इवेपोरेशन का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो गिलास है, अगर उसमें पानी रख दिया जाए, ठीक है, 1 लीटर पानी है एक गिलास में रखा हुआ है, तो क्या होगा, उसका ऊपर का जो सरफेस एरिया है वो भी कम होगा। जैसे अगर धूप में रखा जाए तो ऊपर से इवेपोरेशन सरफेस एरिया जितना है उतना ही होगा ना, ठीक है, नीचे का पानी तो ऐसे रह जाएगा। और अगर नीचे से भी हीट किया जाए तो नीचे भी जितना सरफेस वो हीट पाएगा उतना ही दूर से इवेपोरेशन होगा ऊपर, है ना। लेकिन अगर हम लोग उसी चीज को अगर एक बाल्टी या किसी बड़े बर्तन में रख दिया जाए तो क्या होगा, पानी पूरा एरिया ज्यादा उसका हो जाएगा वहां पे। तो जब एरिया ज्यादा हो जाएगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। कैसे, जब वहां पे क्या होगा, हीट हर जगह पड़ेगी ना, थोड़ा लार्ज एरिया में हीट पड़ेगा, तो जहां जहां हीट पड़ेगा वहां से इवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है। कोई बर्तन है मान लीजिए, उसमें अगर रख दिए हम लोग बड़े बर्तन में और आग पे रख दिया जाए तो क्या होगा, वो ज्यादा हीट कवर करेगा, ठीक है। बर्तन ज्यादा दूरी तक गर्म होगा ना, गिलास क्या है इतनी दूरी तक गर्म होगा, और बर्तन क्या है ज्यादा दूरी तक गर्म होगा, तो क्या होगा, इवेपोरेशन वहां पे बढ़ जाएगा। तो पहला पॉइंट वही था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। कपड़े वाला जो एग्जांपल है तो वही देख लीजिए, लेकिन क्या होता है, ठंडी के मौसम में धूप ज्यादा नहीं होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो जब टेम्परेचर कम होता है कपड़ा देखिए देरी से सूखता है ना, तो यानी इवेपोरेशन कम हो रहा है। और जब गर्मियों के दिनों में क्या होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है। भाई हीट ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, यानी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा व्हेन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस इवेपोरेशन आल्सो नहीं, इवेपोरेशन इंक्रीजेस। अगर ह्यूमिडिटी को हम डिक्रीज करेंगे, ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो भाई जो एयर है हमारा उसमें कहीं ना कहीं कुछ मॉइस्चर है एयर में, है ना, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें पानी के कण उसमें मौजूद होते हैं एयर में, लेकिन गर्मियों के सीजन में बहुत कम होते हैं, ठीक ना। तो जो ह्यूमिडिटी होती है, जो वाटर प्रेजेंट है एयर में, उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए गर्मी के सीजन में देखिए कि लू जब चलता है तो वो कितना गर्म होता है हवा, है ना। और ठंडी के सीजन में अगर हल्का सा भी हवा चले तो कितना ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ठीक है। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो हर चीज ठंडा रहेगा, और हर चीज ठंडा रहेगा तो हमको उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तो इवेपोरेशन के लिए भी ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो इवेपोरेशन क्या होगा, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज, यहाँ पे हमने लिया है कि व्हेन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस, जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, यानी कि जब मतलब समझ लो कि जो एयर में वाटर है वो कम होगा तो गर्मी ज्यादा होगी। जब गर्मी ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमारा इवेपोरेशन ज्यादा होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा है व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। विंड स्पीड, हवा भाई जब तेज चलेगा, ठीक है, विंड स्पीड जब ज्यादा होगी तो क्या होगा, कपड़ा जल्दी सूखता है ना, होता है ना ऐसा। तो भाई वही कह रहा है कि विंड स्पीड इंक्रीजेस इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि जब जैसे मान लीजिए हवा चला तो अपने साथ क्या करता है, पानी को, या जैसे जो उसमें होता है पानी प्रेजेंट होता है जो, वो क्या करता है अपने साथ उड़ा ले जाता है वो, ठीक है ना। तो इसीलिए कपड़ा जल्दी सूखता है। तो जब हवा की स्पीड ज्यादा होगी, जैसे देखिए कि
अगर हम लोग अंदर रख दे रहे हैं कपड़ा तो उतना जल्दी से नहीं सूखेगा। अगर बाहर हवा चल रहा वहां रख दिया जाए तो क्या होगा, हीट भी पाएगा, इवेपोरेशन होगा तो वो क्या होगा, जल्दी सूख जाएगा। और एयर जब कम रहता है तो नहीं सूखता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने घर में लाके पंखे के नीचे रख देते हैं तो क्या होता है, वहां पे हवा लगता है, ठीक है, विंड स्पीड यहाँ पे बढ़ाते हैं हम लोग पंखे चला के, तब क्या होता है, इवेपोरेशन बढ़ जाता है। हीट हमने देखा था, ठीक है, तो उसका डिफिनेशन दूसरा था, ठीक है। एक और डिफिनेशन बता दे रहा हूँ, दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है, ठीक है। उसमें यह था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, जो हीट लगती है उस हीट को कहते हैं लैटेंट हीट। तो सेम ये भी वही कह रहा है कि द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मतलब मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स जो बने होते हैं, इसमें जो हीट होती है जो इसको ब्रेक करता है, ठीक है, जो इसको ब्रेक करता है हीट, वो क्या करता है, मान लीजिए ये पहले सॉलिड में रहा होगा तो जब ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, है ना, तो इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। तो भाई वही कह रहा है कि जो हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स जो हीट रिक्वायर्ड होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। समझ में आया, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है। मान लो जैसे मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, उनको आपस में एक साथ चिपके हुए हैं। जब हम लोग हीट देते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो भागना स्टार्ट करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मान लीजिए कोई है, उसको अगर ऐसे चुपचाप खड़ा है, उसकी एनर्जी एकदम लो है, मारो एक थप्पड़, भागे भड़बड़ा के एकदम, नहीं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मॉलिक्यूल दूर दूर भागना स्टार्ट करेगा। जब मॉलिक्यूल दूर भागेगा तो भाई एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है। तो वही हीट जो रिक्वायर्ड होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, उसी हीट को कहते हैं लैटेंट हीट, ठीक है।